पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और स्पर्मियोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटिड से स्पर्म निर्माण के प्रक्रम जो था उसे हमने देखा था। अब देखिए कि जो स्पर्म का जो निर्माण हुआ है वो कैसा दिखता है। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लें। तो स्पर्म है उसे सबसे पहले ल्यूएन हॉक ने देखा था 1677 में और इसने एनिमलक्यूल नाम दिया था। इसके बाद में जो शब्द स्पर्म आया या शुक्राणु जो शब्द दिया वो वॉन बेयर ने दिया था। अगर हमें अलग अलग जंतुओं में देखें स्पर्म तो उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट मिलती है। कुछ जंतुओं में है जो ये आगे का जो पुच्छ भाग है ये नहीं पाया जाता है और अधिकांश जंतुओं में हमें स्पर्म के 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला आता है हेड। हेड के ये इतना भाग है, ये हेड है। अब इसमें देखें हम तो इसके अंदर 2 भाग हैं, एक है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस। एक्रोसोम जो आगे का जो पार्ट है जो इस न्यूक्लियस से आगे का भाग है, मतलब स्पर्म के शीर्ष के ऊपर पाया जाने वाला टोपीनुमा भाग है, ये एक्रोसोम है। ये क्या काम करता है? ये जब फर्टिलाइज होने के जब प्रोसेस होगा तो उस दौरान ये अंडे की जो भी झिल्लियां हैं उसको बेचने का काम, जो उसके अंदर प्रवेश का जो काम होगा वो एक्रोसोम का होगा। तो उन अंडे की झिल्लियों को के अंदर से जो प्रवेश करने का जो कार्य होगा वो एक्रोसोम करेगा। तो ये अंडे की जो भी झिल्लियां हैं उनको वेधन का काम करता है एक्रोसोम। इसके बाद हमने दिखा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने जैसे देखा था कि स्पर्मेटिड जो थी वो ऐसे गोल थी और ये एक सेल थी और इसके बाहर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो ये इसका जो साइटोप्लाज्म था वो हमने देखा था कि पीछे की तरफ फ्लो हो रहा था, प्रवाह हो रहा था इसका। तो फिर ये जो ऊपर की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसके बाहर जो पाई जाती है वो है। फिर आता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने देखा था कि इसके अंदर जो भी वेस्ट मतलब आवश्यक जो भी पदार्थ हों, जैसे आनुवंशिक जो पदार्थ हैं, क्रोमोजोइड्स हैं, वो ही इसके अंदर मिलते हैं। बाकी के जो आरएनए हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लियोलस है, वो सारे बाहर निकाल दिए जाते थे। तो इसके अंदर केवल व केवल क्रोमेटिड पदार्थ हैं, आनुवंशिक पदार्थ ही इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर दूसरा भाग आता है नेक। इसे शीर्ष के जस्ट नीचे की तरफ एक इससे थोड़ा सकरा दबा हुआ भाग है, ये नेक है। इसके अंदर 2 सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम था प्रोक्सिमल समीपस्थ सेंट्रोसोम और एक था दूरस्थ सेंट्रोसोम। तो जो समीपस्थ सेंट्रोसोम था उससे तो क्या होता है कि जब ये अंडे के अंदर जब प्रवेश कर जाएगा तो उस प्रवेश के बाद इसमें जो विदलन का जो काम होगा, समीपस्थ सेंट्रियोल तो क्या करेगा, जो विदलन या क्लीवेज का जो भी प्रोसेस होगा उसको स्टार्ट करने का काम करेगा। जबकि जो दूरस्थ जो सेंट्रियोल थे उससे हमने देखा कि एक्सियल फिलामेंट बनते थे। तो ये एक्सियल फिलामेंट फिर आगे की तरफ फिर टेल का निर्माण करते हैं, तो ये टेल तक पाए जाते हैं। तो अक्षीय तंतु बनते हैं इससे। तो और जो समीपस्थ सेंट्रियोल था वो उससे विदलन का जो प्रोसेस होगा वो शुभारंभ होगा आगे। तो ये दोनों जो सेंट्रियोल हैं आपस में समकोण के ऊपर स्थित होते हैं और न्यूक्लियस के नीचे। फिर तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मिडिल पीस। ये जो इस नेक से लेकर आगे का जो भी टेल तक का जो भी पार्ट है वो मिडिल पीस आता है। और इसके अंदर हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका समूह पाया जाता था और ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर ऐसे
सर्पिलाकार रूप से रहते थे, तो इसे निवेनकरण शीत कहते थे। ये आवरण बना देता था, निवेनकरण शीत का आवरण बना देता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसको जब तक ये फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तब तक इसको एनर्जी वहाँ तक पहुँचने के लिए, एग तक पहुँचने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो सारी एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करेगी। इसके जो मध्य भाग है इसमें ही एक साइटोप्लाज्म की एक जो लेयर जो हम रह जाती है उसे मेन चेट कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो नीचे की तरफ प्रवाह हो रहा था वो यहाँ तक रह गया था, तो ये मेन चेट है, ये मिडिल पीस में और कुछ टेल पार्ट में भी मिलती है। अब आती है टेल। ये स्पर्म की सबसे लंबा पार्ट है, ये लगभग 55 माइक्रोन लंबा है, जबकि टोटल हम स्पर्म की बात करें तो वो 60 माइक्रोन है। 60 माइक्रोन में 55 माइक्रोन तो टेल है। और इस टेल के दो पार्ट, एक तो मेन पीस है और एक एंड पीस है। मेन पीस तो जो है जिसके अंदर ये थोड़ा सा मेन सेट का पार्ट भी पाया जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म का भाग भी इसमें थोड़ा सा दिखता है। तो ये थोड़ा अगर का भाग है जिसके अंदर थोड़ा सा ये मोटा होता है। फिर जो लास्ट का जो भी पार्ट है जिसमें एक्सियल फिलामेंट ही मिलते हैं वो एंड पीस है। ये क्या काम करता है, ये इसको गति के अंदर सहायता करेगा, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो स्पर्म है आगे मूवमेंट करेगा तो उसमें टेल का योगदान रहेगा। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म है ये आगे फिर फर्टिलाइज होने के लिए एग के पास आएगा। अब हमने जो प्रोसेस देखा था स्पर्मेटिड से जब बने थे, स्पर्मेटिड से बने थे स्पर्म, तो ये गोलाकार जो शेप थी उससे थे और ये लंबे तरकुरु की बने। तो ये जो स्पर्म है इनको हम दूसरा नाम भी कह देते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी इसे कहते हैं। ये क्या है, युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। तो स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट, अगुणित नर युग्मक। अगुणित क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो 23 ही है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 है। जबकि फिर जब ये फर्टिलाइज होगा तो ये नर युग्मक जब मादा युग्मक से जब फर्टिलाइज होगा तो मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र होंगे, दोनों मिलकर फिर 46 गुणसूत्र बनाएंगे, तो वो युग्मनज होगा। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हुई है अपनी स्पर्म की या स्पर्मेटोजोआ की।